26वीं शताब्दी में विदेशी जातियों का एक समूह एक सैन्य गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आता है, जिसे वाचा कहा जाता है। उनका लक्ष्य सभी मनुष्यों को मारने के लिए हेलो नामक सुपर हथियार ढूंढना है। इस बीच मनुष्य पृथ्वी छोड़ देते हैं और रीच ग्रह पर एक कॉलोनी बनाते हैं। यूएनएससी या संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष कमान स्पार्टन्स सुपर सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करता है, जो आनुवंशिक रूप से बेहतर होने के लिए संशोधित होते हैं। अपने अंतिम मिशन के दौरान मास्टर चीफ को जॉन के नाम से भी जाना जाता था, उसके शरीर को एआई ने अपने कब्जे में ले लिया था। दुश्मन को हराने में सक्षम होने के लिए कॉर्टाना के नाम से जाना जाता है। अब वह मृत्यु के कगार पर है, इसलिए जब डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं तो उसे बचाने के लिए उन्हें कॉर्टाना से संबंध तोड़ना होगा। 6 महीने बाद जॉन और स्पार्टन्स की उनकी टीम का ब्रांटा सिस्टम में एक मिशन है। स्थानीय गांव में सैनिक लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वे समझाते हैं कि खतरा टलने तक यह केवल अस्थायी है, लेकिन द मदर के नाम से जाने जाने वाले नेता ने अपनी जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया और जब सैनिक उन्हें मजबूर करने की कोशिश करते हैं तो लोग दंगा कर देते हैं। जैसे ही वाचा बलग्रह पर पहुंचते हैं, जॉन और एक अन्य स्पार्टन क्षेत्र की खोज करते हैं और कोहरे में खोए हुए कुछ सैनिकों को ढूंढते हैं, जिससे उनके संचारकों में खराबी आ जाती है। अचानक एक सैनिक कोहरे में कुछ देखता है और गायब हो जाता है, इसलिए वे गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब तक केवल जॉन और पेरेज ही नहीं बचे तब तक और सैनिक छीन लिए गए। उस समय जॉन प्राणी को सूंघ सकता है और उसके हमला करने से ठीक पहले रास्ते से हट जाता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और पेरेज मदद के लिए गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे गिर जाता है। जॉन तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है और कुछ संघर्ष के बाद वह एलियन को मारने में कामयाब हो जाता है। फिर वह कोहरे में पेरेज की खोज करता है, लेकिन और अधिक एलियंस द्वारा उस पर हमला किया जाता है। जॉन बिना किसी समस्या के उन सभी से लड़ता है, बिना किसी दया के उन्हें एक एक करके मार डालता है। वह अपनी खोज जारी रखता है और सभी सैनिकों और पेरेज के शव पाता है, जो घायल है लेकिन अभी भी जीवित है। अचानक शक्तिशाली आर्बिटर सहित एलियंस का एक झुंड उन्हें घेर लेता है, लेकिन हमला करने के बजाय वे चले जाते हैं और जॉन को पास में एक रहस्यमय आकृति खड़ी दिखाई देती है। उस पल में वाचा की सेनाएं विशाल ऊर्जा किरणों के साथ हमला करती हैं, जो ग्रह को नष्ट करना शुरू कर देती हैं। अधिकांश स्थानीय लोग आखिरकार इतने डरे हुए हैं कि वे खाली होने के लिए अंतरिक्ष यान की ओर भागे, लेकिन मदर और उनके अनुयायी अभी भी ग्रह के अंत को पूरा करने के लिए रुके हुए हैं। जब वे मुख्यालय लौटते हैं, जॉन स्पार्टन के नए प्रभारी बॉस एकरसन से बात करते हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि संयोजक कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि एकरसन जॉन की उन एलियंस के अचानक गायब होने की कहानी पर विश्वास नहीं करता है और सोचता है कि उसे कॉर्टाना के दुष्प्रभाव के रूप में मतिभ्रम हो रहा है। इसके बाद जॉन गुप्त रूप से पूर्व एडमिरल मार्गरेट से मिलने जाता है, जो अब सिर्फ एक नागरिक है। वह उससे वाचा की योजनाओं के और अधिक सबूत ढूंढने और उसे अपने पास लाने के लिए कहती है और बदले में वह उस पर विश्वास करने का वादा करती है। इस बीच दरअसल पर पूर्व स्पार्टन सोरेन और उसके दल ने फेलिक्स नाम के एक अपराधी को जेल से मुक्त कर दिया, क्योंकि वह डॉक्टर है एल्सी के स्थान को जानने का दावा करता है। वह महिला जिसने स्पार्टन कार्यक्रम शुरू किया था और अब कानून द्वारा वांछित है। फेलिक्स के निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें एक नष्ट हुआ जहाज मिला और सोरेन और फेलिक्स जांच करने के लिए तैयार हुए। एक खतरनाक पुल को पार करने के बाद वे इसे कार्गो होल्ड तक ले जाते हैं, लेकिन जब सोरेन कैप्सूल खोलते हैं तो वह खाली होता है। उस क्षण उसका अंतरिक्ष यान चला जाता है और सैनिकों का एक समूह सोरेन को गिरफ्तार करने के लिए आता है, जिससे पता चलता है कि यह फेलिक्स का जाल है जो सोरेन पर इनाम प्राप्त करना चाहता है। एक गुप्त स्थान पर एल्सी जूलिया नाम की एक युवा लड़की से पूछताछ करती है कि जब वह कमरे से बाहर निकलती है तो क्या होता है। जूलिया उसे एक दालान और कई कमरों के बारे में बताती है जिन्हें देखने की उसे अनुमति नहीं है। इससे पहले कि डॉक्टर अधिक जानकारी मांगे, जूलिया की नाक से खून बहने लगता है और वह मर जाती है। कुछ समय बाद एल्सी नई जूलिया से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वही होता है, उसकी नाक से खून बहता है और वह मर जाती है। एक शरणार्थी शिविर में एक व्यक्ति गिरमिटिया दासों को ढूंढने के लिए सभी स्थानीय लोगों की जांच कर रहा है, जिन्हें काम पर वापस जाना चाहिए। क्वान एक सुरंग में छिप जाता है और ट्रैकर को उसके कान से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह रंगे हाथों पकड़ी जाती है और उसे भागना पड़ता है। जब एक आदमी उसे मंच पर घेर लेता है तो वह उस लड़के को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। एक अन्य लड़का उसका पीछा करना जारी रखता है, इसलिए वह उसे नीचे गिराने के लिए उसके सिर पर एक बोतल तोड़ देती है।
अधिक आदमी उसके पीछे आते हैं। इस प्रकार क्वान बचने के लिए कूड़ेदान सुरंग में कूद जाता है। फिर वह ट्रैकर हटाती है और छिप जाती है। पुरुष जल्द ही आ जाते हैं और उसकी तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन जब एक लड़का मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि क्वान ने उसके साथी को अंतरिक्ष में धकेल दिया है। जब क्वान बाहर निकलने की कोशिश करता है तो आखिरी लड़का उस पर कूद पड़ता है, इसलिए वह अपने ट्रैकर से उसके सिर में वार कर देती है। इसके बाद क्वान सोरेन के बेटे केसलर से मिलता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि वह और उसकी मां खतरे में हैं। जब केसलर कहते हैं कि उनके पिता उनकी रक्षा करेंगे, तो क्वान को उन्हें सूचित करना होगा कि सोरेन वापस नहीं आ रहे हैं। उसी समय सोरेन की पत्नी लैरा को अपने पति के दल पर संदेह हो रहा है, जिन्होंने वादा किया था कि वे उसकी तलाश करेंगे, लेकिन वे ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं। मुख्यालय में जॉन ने साथी स्पार्टन काई के सामने स्वीकार किया कि उसे लगता है कि जिस रहस्यमय व्यक्ति ने लड़ाई के दौरान एलियंस को भगाया था, वह मेकी, उसकी पूर्व प्रेमिका और वाचा का सदस्य था, जिसे मृत माना जाता है। उस समय जॉन देखता है कि एक कर्मचारी कोबाल्ट टीम के साइन को स्टैंड बाय में बदल देता है, जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्हें एक मिशन पर होना चाहिए। जॉन एकरसन से इसके बारे में पूछने जाता है, लेकिन वह उसकी चिंताओं को खारिज कर देता है। इस बीच स्पार्टन रिज अपनी चोटों को छिपाने की कोशिश करते हुए सुविधा केंद्र में प्रशिक्षण लेती है। वह नहीं चाहती कि दूसरों को पता चले, वरना वे सोचेंगे कि वह कमजोर है और उसे मिशन से बाहर कर देंगे। बाद में मैदान पर एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान वह बहुत धीमी है, फिर भी इससे इनकार करती है, इसलिए एक स्पार्टन उसे एक शॉट के साथ नीचे गिरा देता है। यह साबित करने के लिए बेताब कि वह ठीक है, रिज दूर चढ़ जाता है और फिर से भागने से पहले उनका ध्यान भटकाने के लिए गोली चला देता है। वह धीमी और अनाड़ी बनी रहती है, इसलिए इस बार वह खुद ही गिर जाती है। बाद में रिज अंततः एक मरहम लगाने वाले से मिलने के लिए सहमत हो जाता है। एलसी वापस आकर वह देखती है कि कैसे कर्मचारी मृत लड़की को ले जाते हैं और एकरसन से बात करते हैं, जो उसे उस घर में रख रहा है। हालांकि एकरसन ने उसके सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया और उसके परिचारक के रूप में एक नया जूलिया क्लोन लाया। उसी समय कमरे में लगे पेड़ में आग लग जाती है, लेकिन एकरमैन वहां से चला जाता है, जिससे पता चलता है कि हेल्सी एक हानिरहित होलोग्राम वाले कमरे में है। इसके बाद एकरसन उस कमरे में जाता है जहां वह एक कीस्टोन रखता है, जो एक गैजेट है जो उसे हेलो तक पहुंच प्रदान कर सकता है। जब वह इसे हथियाने वाला होता है तो कॉर्टाना उसे सूचित करती है कि उसने वह अनुकरण पूरा कर लिया है जो उसने मांगा था। उसकी गणना से संकेत मिलता है कि कुछ बुरा होने की 97% संभावना है, इसलिए एकरमैन ने निष्कर्ष निकाला कि इसे रोकने के लिए वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शाम को जॉन पेरेस से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि वह एलियंस के युद्ध छोड़ने की उसकी कहानी का समर्थन क्यों नहीं कर रही है। पेरेस स्वीकार करती है कि उसने उन्हें देखा था, लेकिन उसे अपराधबोध महसूस होता है क्योंकि उसके सभी आदमी मारे गए थे और वह यह नहीं बता सकती कि वह कैसे बच गई। फिर जॉन मुख्यालय लौटता है और कोबाल्ट दस्ते की प्रगति की जांच करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उन्होंने कभी ग्रह नहीं छोड़ा। उसे एहसास हुआ कि ग्रहों को नष्ट करने से पहले वाचा संचार को बाधित कर रही है और उनका अगला लक्ष्य रीख है। हताश होकर जॉन अपनी टीम से झूठ बोलता है और उन्हें बताता है कि उनके पास टीम कोबाल्ट को बचाने की अनुमति है, इसलिए वे भाग जाते हैं। कुछ सेकंड बाद कोवेनेंट रीच के एक बेस पर पहुंचता है और सैनिकों को मारना शुरू कर देता है, जो ऐसे शक्तिशाली एलियंस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मेकी हमले का नेतृत्व कर रहा है और हेलो कीस्टोन चुराने के लिए एक दरवाजा खोलता है। जल्द ही जॉन की टीम रीच पर पहुंचती है और टीम कोबाल्ट से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वे क्षेत्र की खोज करते हैं और एक इमारत में प्रवेश करते हैं। उन्हें कुछ त्यागा हुआ खाना दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि यहाँ के लोग जल्दी में चले गए। जब वे बिजली को सक्रिय करते हैं तो कॉम्स पर विकृत आवाजों के साथ एक अजीब शोर सुना जा सकता है। जॉन इसे उस शोर के रूप में पहचानता है जो उसने पिछले हमले के दौरान सुना था। उसी समय उन्हें तहखाने से थपथपाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे जांच करने जाते हैं। इस बीच पेरेज अपनी आखिरी लड़ाई की रिकॉर्डिंग सुनते हुए अपनी मेज पर सो जाती है। वह उसी लय में अपनी उंगली थपथपा रही है जैसा शोर जॉन ने उस तहखाने में सुना था। अचानक एक वाचा की आवाज ने उसे जगा दिया। जॉन की टीम एक रहस्यमय दरवाजे के पास पहुंचती है और अचानक सैनिकों से घिर जाती है, जो उन्हें बिना अनुमति के जहाज और हथियार लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। जॉन वैसे भी दरवाजा खोलता है, लेकिन कमरा खाली पाता है। जब जॉन की टीम मुख्यालय लौटती है तो एडमिरल कीज उन्हें अवज्ञा के लिए डांटते हैं और उन सभी को निलंबित कर देते हैं।
जॉन को यकीन है कि टीम कोबाल्ट उस इमारत में थी और कीज ने उसे विपरीत साबित करने वाला उड़ान पथ दिखाया। जॉन का कहना है कि उसने एक अलग फाइल देखी और किसी ने इसे बदल दिया। कीज ने जॉन को न्यूरोकेमिकल मॉनिटरिंग के लिए सौंपने का फैसला किया और उनकी टीम को नहीं पता कि वे अब उस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। कुछ क्षण बाद 2 गार्ड जॉन को उसके मानसिक मूल्यांकन के लिए ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे लिफ्ट में प्रवेश करते हैं, जॉन उन्हें बाहर निकाल देता है। उसी समय काई एकरसन को समझाने की कोशिश करता है कि टीम के बाकी सदस्यों को जॉन ने धोखा दिया था और उन्हें नहीं पता था कि मिशन अधिकृत नहीं था। एकरसन को इसकी परवाह नहीं है और उसने उसे सूचित किया कि जॉन भाग गया है, इसलिए काई मदद के लिए आगे आती है। इस बीच जॉन द्वारा खोजी गई इमारत के पास टीम कोबाल्ट मृत पाया गया है। एकरसन का कहना है कि वे आधिकारिक तौर पर शवों को MIA के रूप में सूचीबद्ध करेंगे, जिससे कीज क्रोधित हो गए क्योंकि जॉन हमेशा सही थे और जाहिर तौर पर एकरसन को यह पता था। हालांकि एकरसन ने वाचा के आगमन को अपरिहार्य बताया है और यहाँ तक कि स्वीकार किया है कि उनके वरिष्ठों को पहले से ही स्थिति के बारे में पता है। यदि वे कोई चेतावनी भेजते हैं तो इससे अराजकता और दहशत फैल जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि चुपचाप निकासी के लिए तैयारी शुरू कर दी जाए। दरअसल पर लैरा को अचानक एक सुरंग में खींच लिया जाता है, इसलिए वह अपना बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन वह क्वान निकला। वह लैरा को चेतावनी देती है कि वह खतरे में है क्योंकि सोरेन के दल को खरीद लिया गया है, इसलिए लैरा को तुरंत केसलर के साथ जाने की जरूरत है। लैरा अपने घर पहुंचती है और क्रू को केसलर के साथ खेलते हुए पाती है। उन्होंने उसे सूचित किया कि उन्होंने जहाज ठीक कर दिया है और वे एक साथ सोरेन की तलाश में जा सकते हैं, लेकिन लैरा ने उन्हें मना कर दिया और उन्हें छोड़ दिया। बाद में लैरा, क्वान और केसलर इधर उधर छिपते हैं और लोगों के एक बड़े समूह के बोर्डिंग क्षेत्र में आने का इंतजार करते हैं ताकि वे भीड़ के बीच छिप सकें। वे सोरेन के जहाज में चढ़ने और उड़ान भरने में सफल हो जाते हैं, लेकिन सोरेन के पुराने दल ने यह देखा और गेट बंद कर दिया। अपने बेटे को बचाने के लिए बेताब, लैरा क्वान को टिकट खरीदने के लिए अपना हार देती है और केसलर को बाहर निकालने का वादा करती है। फिर वह जहाज से उतरती है और सोरेन के दल पर हमला करती है। दुर्भाग्य से उस पर शीघ्र ही काबू पा लिया जाता है और पकड़ लिया जाता है। फिर दल लैरा से पूछताछ करता है, जबकि पृष्ठभूमि में एक अजीब सी आवाज आती है। चालक दल गरीब होने से थक गया है, जबकि सोरेन का परिवार अच्छी तरह से रहता है, इसलिए वे पैसे चाहते हैं। लेकिन लैरा वास्तव में नहीं जानता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं और सोचते हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जबकि चालक दल के कुछ सदस्य यह जांच करने के लिए जाते हैं कि आवाज कहां से आती है। अन्य लोग लैरा को बात करने के लिए एयरलॉक में फेंक देते हैं, लेकिन वह उन्हें उस चीज का स्थान नहीं बता पाती है जो अस्तित्व में नहीं है और अंततः मर जाती है। जब लैरा जागती है तो वह क्वान को अपने हाथ में एक खूनी चाकू के साथ पाती है, जिससे पता चलता है कि उसने दूसरों को आकर्षित करने और उन्हें मारने के लिए शोर मचाया था। आखिरी क्रूज से उन पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्वान तुरंत उसे भी मार देता है। कुछ समय बाद एकरसन हेल्सी को अलविदा कहने जाता है, जो एकरसन को सभी विवरण बताने का फैसला करता है कि उसकी बहन जूलिया की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि उसका शरीर स्पार्टन संवर्धन को बर्दाश्त नहीं कर सका। परेशान एकरसन बिना कुछ कहे चला जाता है, लेकिन एक सेकंड बाद सोरेन को उसके पास छोड़ने के लिए वापस आता है। इस बीच जॉन मार्गरेट से मिलता है और उसे बताता है कि क्या हो रहा है। वह सभी को वाचा के आने के बारे में चेतावनी देना चाहता है, लेकिन मार्गरेट उसे अभी चुप रहने और आदेशों के साथ खेलने के लिए कहती है। जॉन को एहसास होता है कि उसने वास्तव में संगठन कभी नहीं छोड़ा और गुस्से में चला गया। बाद में जॉन पेरेज की तलाश में जाता है और उसे एक चर्च में पाता है। पेरेज ने स्वीकार किया कि उसने लड़ाई के दौरान मेकी को भी देखा था और वह तब से सो नहीं पाई है क्योंकि वह अपने सिर से आवाज नहीं निकाल पा रही है। फिर वह जॉन को उस लड़ाई की रिकॉर्डिंग देती है। यह सिर्फ हस्तक्षेप या ध्वनि नहीं है, बल्कि इसके नीचे कुछ है। वाचा की भाषा में एक संदेश जिसे वह सभी मनुष्यों को मारने की धमकी के रूप में अनुवादित करती है। उसी समय चर्च में एक विस्फोट होता है और जल्द ही पूरे शहर में विस्फोट होने लगते हैं। लोग घबराने लगते हैं और सड़कों पर भागने लगते हैं क्योंकि घर जल जाते हैं और हर कोने पर मौत छा जाती है। पेरेज अपने घर की ओर भागती है, लेकिन जॉन ने उसे समय रहते रोक लिया, इससे पहले कि वह भी जल जाती, और वह बताता है कि उसका परिवार चला गया है। जैसे ही पेरेज की हालत खराब होती है, एक अनुबंध सैनिक सक्रिय छलावरण पहनकर लोगों पर हमला करता है, लेकिन जॉन इसे देख सकता है और एक खिड़की के माध्यम से एलियन से निपटता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है और बहुत संघर्ष के बाद जॉन प्राणी की गर्दन तोड़ने में सफल हो जाता है।
जैसे ही कॉलोनी में बिजली चली जाती है, एल्सी और सोरेन वाले कमरे का होलोग्राम खो जाता है, जिससे पता चलता है कि वे एक सेल के अंदर हैं। चूंकि अलार्म बंद हो गए हैं, वे जांच करने के लिए बाहर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि वे मुख्यालय में हैं, जिसका अर्थ है कि एल्सी रास्ता जानता है और उनका मार्गदर्शन करता है। आखिरकार वे प्लाज्मा द्वारा मारे गए सैनिकों के एक समूह को ढूंढते हैं और उनकी बंदूकें ले लेते हैं। फिर वे दूसरा गलियारा लेते हैं और कॉर्टाना वाला कमरा ढूंढते हैं, जो उन्हें भागने के लिए कहता है। अचानक कॉर्टाना गायब हो जाती है क्योंकि मेकी उसे उठा लेती है और एक एलियन को हमला करने के लिए भेजते समय दूर चली जाती है, इसलिए है एल्सी और सोरेन को तेजी से भागना पड़ता है। जॉन और पेरेज के पास वापस वे शहर में दौड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे वाचा उनके चारों ओर सब कुछ नष्ट कर देती है, इसलिए उन्हें बहुत सारे शॉट्स और विस्फोटों से बचना पड़ता है। आसमान में वे जहाजों को मुख्यालय से लोगों को निकालते हुए भी देख सकते हैं। बहुत दौड़ने के बाद वे पाते हैं कि रिज और अन्य सैनिक जवाबी कार्रवाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए दोनों कुछ बंदूकें पकड़ लेते हैं और उनके साथ मिल जाते हैं। समूह ने मुख्यालय के साथ संचार खो दिया है, इसलिए जॉन ने उन्हें आगे बढ़ने और इसे बेस पर वापस लाने की योजना बनाने के लिए मना लिया। एक दीवार पर बहुत सारे दुश्मनों को गोली मारने के बाद समूह एक इमारत के अंदर घुस जाता है, जहां वे एलियंस के झुंड से घिरे होते हैं। वे उन्हें मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ सैनिकों को खो देते हैं। जॉन एक खिड़की तोड़ देता है ताकि वे बाहर कूद सकें, लेकिन रिज एक खोए हुए दोस्त के लिए शोक मनाने में एक पल लेता है। फिर वह आने वाले एलियन बैकअप पर ग्रेनेड फेंकता है और बाहर कूद जाता है। उस समय एक बड़ा एलियन प्रकट होता है जिसे रेत के नाम से जाना जाता है, इसलिए अंतिम सैनिक अपने गिरे हुए साथियों और स्वयंसेवकों के साथ मिलकर कुछ विस्फोटकों के साथ रेत की ओर भागने का फैसला करता है। प्राणी मर जाता है और अब जॉन, पेरेज और रिज आगे बढ़ सकते हैं। जल्द ही तीनों मुख्यालय पहुंच जाते हैं, जहां दर्जनों सैनिकों के घावों का इलाज किया जा रहा है। जॉन और रिज समझौता करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एकरसन सभी स्पार्टन कवच के साथ चला गया है। काई भी आसपास नहीं है, जो अजीब है। जॉन कीज का सामना करने जाता है, जो बताता है कि टीम कोबाल्ट की हार ने एक अंधी जगह छोड़ दी जिसने वाचा को उतरने की अनुमति दी। रीच को गिराने का निर्णय लिया गया था, इसलिए सभी प्रमुख कर्मी और बेड़े चले गए और वाचा सभी बिजली स्टेशनों पर हमला कर रही है। कीज अभी भी लड़ना चाहता है, लेकिन उनकी प्राथमिकता निकासी होनी चाहिए, इसलिए वह जॉन को आगे बढ़ने की योजना दिखाता है। जैसे जैसे रीच गिरता जा रहा है, अधिकांश सैनिक निकासी जारी रखने के लिए बाहर निकल जाते हैं, जबकि अन्य जॉन और उसके साथी स्पार्टन्स रिज और वन्नाक के साथ मिलकर ब्रिजहेड के बाहर खड़े हो जाते हैं। मुख्यालय में कीज को सोरेन और एल्सी ने पाया और वह उन्हें निकासी परिवहन में ले जाने के लिए सहमत हो गया। एल्सी ने कीज को सूचित किया कि मेकी जीवित है और उसके पास कॉर्टाना है, जबकि पुल पर सैनिक आने वाले एलियंस पर गोलियां चलाते हैं। कीज का समूह हैंगर तक पहुंच जाता है। सोरेन को एक अजीब शोर सुनाई देता है और अचानक संभ्रांत एलियंस का एक समूह हमला करता है, जिससे अराजकता और मौत हो जाती है। कीज ब्रिज टीम से मदद मांगता है, लेकिन उनके भी हाथ खाली हैं। सामान्य सैनिक 3 स्पार्टन्स को नागरिकों की रक्षा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे इस बीच पुल पर कब्जा कर सकते हैं। एंगर पर कुछ सैनिक जहाजों की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सभी नागरिक सवार हैं, लेकिन ईंधन लाइनें अभी भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए कीज को उन्हें डिस्कनेक्ट करने के लिए परिवहन छोड़ना पड़ा। वह आसानी से बटन दबा देता है और पाइप गिर जाता है, जिससे ईंधन जमीन पर फैल जाता है। फिर वह एलियंस से घिरा हुआ है, इसलिए कीज ने पेरेज को जहाज चलाने और उसके बिना जाने के लिए कहा। जैसे ही जहाज उड़ान भरता है, कीज अपना पाइप चलाता है और एक बड़ा विस्फोट करता है, जिससे हैंगर में मौजूद सभी एलियंस नीचे आ जाते हैं। एल्सी, सोरेन, स्पार्टन्स और अधिकांश सैनिक समय रहते गेट के पीछे छिपने और विस्फोट से बचने में कामयाब हो जाते हैं। समूह जलते हुए शहर को देखता है, लेकिन उसी क्षण एक और विस्फोट से एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी गोली चलाते हैं, एलियंस आते ही रहते हैं और जॉन आर्बिटर से आमने सामने लड़ने के लिए कूद पड़ता है। वह एक प्लाज्मा तलवार चुराने में सफल हो जाता है, लेकिन तुरंत उसे मार गिराया जाता है और जब आर्बिटर उसे खत्म करने वाला होता है तो मेकी उसे रोकने के लिए आता है। वन्नाक एलियंस पर पीछे से हमला करने के लिए व्याकुलता का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्बिटर तेज है और पहले उसे एक विस्फोटक डार्ट से मारता है। मेकी आर्बिटर के साथ चला जाता है, जबकि जॉन की टीम को आने वाले दुश्मनों से लड़ते रहना होता है। बहुत सारी शूटिंग के बाद चीजें अचानक शांत हो जाती हैं
और एक अतिरिक्त खतरनाक एलियन छत से गिर जाता है। सैनिक एक साथ काम करते हैं और एक ही समय में गोली चलाते हैं। जब तक दुश्मन नीचे नहीं गिर जाता तब तक उसे आग से घेरते रहते हैं। तभी दीवार में छेद के पास एक जहाज दिखाई देता है। यह लैरा है जो उनके लिए दरवाजा खोलता है। जब सैनिक अंदर भागते हैं, क्वान लगातार आने वाले एलियंस पर गोली चलाने के लिए मशीन गन का उपयोग करता है। हालांकि रिज ने वन्नाक को पीछे छोड़ने से इनकार कर दिया और धुएं में भाग गया। कुछ सेकंड बाद वह वन्नाक के शव को अपने कंधों पर लेकर वापस आती है। दुर्भाग्य से एक एलियन फिर भी उसकी पीठ पर वार करने में सफल हो जाता है और वह गिर जाती है। इसलिए क्वान और लैरा उसके शरीर को अंदर खींचने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जहाज उड़ान भरता है, जबकि जॉन बाहर निकलने से पहले शहर को नीचे जाते हुए देखता है। एल्सी उसकी तरफ दौड़ती है, जबकि जॉन को उस समय की याद आती है जब वह 6 महीने पहले लगभग मर गया था। कॉर्टाना ने जॉन को बचाने के लिए मार्गरेट से विनती की और मार्गरेट तब तक सहमत हो गई जब तक कॉर्टाना ने बदले में उसके लिए कुछ किया। दूसरे जहाज में मेकी आर्बिटर को यह बताने से पहले रीच को जलते हुए देखती है कि उसे हेलो का स्थान खोजने के लिए कॉर्टाना तक पहुंचना होगा। कई असफल कोशिशों के बाद आखिरकार कॉर्टाना उसके सामने आती है, लेकिन जॉन के बारे में कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार कर देती है। मेकी क्रोधित हो जाती है और उसे धमकी देती है, लेकिन कॉर्टाना गायब हो जाता है। जब जॉन जागता है तो वह देखता है कि रिज को इंट्यूबेट किया गया है। एएलसी ने उसे बताया कि रिज को जीने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होगी, लेकिन उसके पास यहाँ ऐसा करने के लिए उपकरण नहीं है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि जॉन अभी 2 दिन के कोमा से उठे हैं और उनका अभी तक किसी अन्य टीम या जहाज से संपर्क नहीं हुआ है। हताश जॉन किसी भी जीवित बचे व्यक्ति के लिए वापस जाना चाहता है, लेकिन एएलसी उसे बताती है कि वहाँ कोई भी जीवित नहीं बचा है। फिर जॉन बुखार के कारण मर जाता है और अगले 3 दिनों तक सोता है। वे अभी भी किसी से संपर्क नहीं कर सकते हैं, इसलिए फिलहाल जहाज एलेरिया नामक खनन चौकी पर उतरता है। एएलसी सर्जरी करने के लिए रिज को अस्पताल ले जाती है, जबकि सोरेन और लैरा अपने बेटे की तलाश करते हैं, जो कथित तौर पर इस ग्रह पर छिपा हुआ है। दंपति एक दुकान में प्रवेश करता है और अपने बेटे के बारे में जानकारी के लिए क्लर्क को भुगतान करता है। बाद में वे सही पते पर जाने के लिए एक ट्रक पर चढ़ते हैं और अपने नुकसान का शोक मनाने के लिए लैरा अपना विग उतार देती है और उसे दूर फेंक देती है। आखिरकार लैरा और सोरेन एक संयंत्र में पहुंचते हैं और अंदर एक घर ढूंढते हैं। दरवाजा खोलने वाली महिलाओं ने यह कहते हुए बच्चा वापस देने से इनकार कर दिया कि वह अब उनका है। लैरा क्रोधित हो जाती है, इसलिए सोरेन उसे खींचकर बाहर ले जाता है और बातचीत उस पर छोड़ने के लिए कहता है। जबकि सोरेन महिलाओं को एक हार्दिक भाषण देता है, लैरा एक शोर सुनती है और हेलमेट पहने एक लड़के को खोजने के लिए उसका पीछा करती है। हालांकि जब वह इसे हटाती है तो उसे पता चलता है कि यह केसलर नहीं है। लड़के का कहना है कि उसने केसलर को जहाज में देखा था और उसे ले जाया गया था। कुछ क्षण बाद रिज सर्जरी से जाग गया। एएलसी बताती है कि उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी, लेकिन क्षति महत्वपूर्ण है और वह पहले जैसी सैनिक नहीं रह जाएगी। इस बीच क्वान वन्नाक के शरीर को ऊपर की ओर खींचता है और उसके लिए कब्र खोदता है। अचानक वह लाल लबादे पहने लोगों के एक समूह से घिर गई। जॉन क्वान की चिल्लाहट सुनता है और उसकी मदद के लिए दौड़ता है। यह पता चला है कि स्थानीय लोग दफनाने के खिलाफ हैं और सोचते हैं कि वन्नाक को जला दिया जाना चाहिए ताकि वह अपना रास्ता खोज सके। जॉन दुख को नहीं समझता है और क्वान से कहता है कि वह वन्नाक को आकाश में रख दे। जल्द ही रिज और एएलसी उनके साथ जुड़ जाते हैं और कुछ शब्द साझा करने के बाद जॉन ही वह व्यक्ति होता है जिसने वन्नाक के शरीर में आग लगा दी। आग की लपटों को देखते समय क्वान को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे उनमें शामिल होने के लिए कह रही है। अचानक माँ उसके सामने प्रकट होती है और बाकी सभी गायब हो जाते हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि वह आध्यात्मिक स्तर पर है। माँ समझाती है कि वह सभी ग्रहों के बारे में बात करती है और क्वान को यह भूलने के लिए डांटती है कि वह कहाँ से आई है। वह उसे बताती है कि राक्षस करीब है और क्वान से मदद की गुहार लगाती है, उसे रक्षक कहती है। एक रहस्यमय दृश्य देखने के बाद क्वान अंतिम संस्कार में वापस आ गया है। मेकी में वापस वह यह देखकर चौंक गई कि वे वापस वाचा मुख्यालय जा रहे हैं। आर्बिटर बताते हैं कि बेड़े को वापस बुला लिया गया क्योंकि उनके वरिष्ठ मानते थे कि उनका मिशन विफल हो गया है। मध्यस्थ और मेकी के बीच एक बहस शुरू हो जाती है जो समझाता है कि आवश्यक शक्ति उनके पास है, न कि पुजारियों के पास। आर्बिटर सोचता है कि वह उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस समय कॉर्टाना हेलो की एक छवि दिखाती है। मेकी इसका उपयोग मध्यस्थ को यह सोचने के लिए करती है कि वह ऐसा कर रहा है
क्योंकि यह उसकी तरह उसकी नियति है। आश्वस्त होकर मध्यस्थ जहाज को दूर ले जाता है। अगले दिन लैरा दुकान पर लौटती है और क्लर्क को तब तक धमकाने के लिए एक बल्ले को कांटेदार तार से ढक देती है जब तक कि वह सच कबूल न कर ले। यह यूएनएससी था। केसलर को कौन ले गया? इस बीच रिज को बेंत के सहारे इधर उधर घूमना पड़ता है और उसे लगातार दर्द महसूस होता है, इसलिए वह जॉन को सूचित करती है कि वह उस ग्रह पर रहेगी क्योंकि उसकी लड़ाई खत्म हो गई है। जॉन तबाह हो गया है क्योंकि उसकी टीम में रिज ही बचा है, लेकिन रिज ने उसे गले लगाकर अलविदा कहा। ओनिक्स ग्रह पर एक प्रशिक्षण सुविधा में एकरसन काई को स्पार्टन सूट पहने हुए और हजारों सैनिकों से मिलते हुए देखती है जो उसे अपने नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। उसने सफलतापूर्वक उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अन्य सभी स्पार्टन मर चुके हैं। उन सैनिकों में से एक पेरेज है जो एक वायरस को तैनात करके एक वाचा जहाज को नष्ट करने के मिशन पर एक छोटी टीम में शामिल होता है। समूह एक जहाज से बाहर कूदता है और वाचा ने तुरंत उन पर गोलियां चला दी, जिससे कुछ सैनिक नीचे गिर गए। शेष लड़ाके अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं और एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि दुश्मन द्वारा अधिक से अधिक सैनिकों को मार गिराया जाता है। पेरेस कंसोल तक पहुंचने के लिए काफी तेजी से दौड़ती है, लेकिन जब वह वायरस इंजेक्ट करने वाली होती है तो उसे भी गोली लग जाती है और वह एक कुर्सी पर उठ जाती है, जिससे पता चलता है कि यह काई द्वारा चलाया गया एक प्रशिक्षण सिमुलेशन था। वह एक टीम के रूप में काम न करने के लिए टीम को डांटती है और उन्हें फिर से अनुकरण के लिए बुलाती है। पेरेस आदेशों का पालन नहीं करती क्योंकि वह सोचती है कि उसी योजना का पालन करने से वे फिर से विफल हो जाएंगे और इस बार वे मिशन पूरा करने में सफल हो जाते हैं। जॉन की टीम में वापस वे ओनिक्स पहुंचते हैं और जल्दी से अलग हो जाते हैं। क्वान द मदर को पेड़ों के बीच देखता रहता है, इसलिए वह उसका पीछा करती है, जबकि हेल्सी लैरा को बताती है कि समूह छोड़ने से पहले केसलर को कहां ढूंढना है। जॉन जोड़े से कहता है कि वे अपने बेटे को खोजें, जबकि वह क्षेत्र में गश्त कर रहे सैनिकों से लड़ने के लिए बाहर आता है। वह बिना कोई पसीना बहाए उन सभी को कुछ ही सेकंड में हरा देता है। हालांकि जल्द ही एक बड़ी सेना आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। क्वान अभी भी जंगल से भाग रहा है और देखता है कि माँ एक कुएं के पास खड़ी है, इसलिए वह उसमें कूद जाती है और एक अजीब रोशनी की चपेट में आ जाती है। वहाँ उसे एल्सी मिलती है जो बताती है कि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। जैसे ही वे क्षेत्र का पता लगाते हैं, एल्सी बताती है कि वह लगभग 2 दशकों तक इस भूमिगत सुविधा में रही। हालांकि वह जल्द ही यह दावा करते हुए खो जाती है कि सुविधा बदल दी गई है। क्वान द मदर को उसका मार्गदर्शन करते हुए देखता है, इसलिए वह हंसली को अपने पीछे लेकर उसका अनुसरण करता है। आखिरकार उन्हें एक प्रयोगशाला मिल गई जहां हंसली की पुरानी टीम गुप्त रूप से अपना शोध कर रही है। एक रहस्यमय संरचना पर उन्हें एक डीएनए स्ट्रैंड मिला जो मानव और वाचा दोनों का मिश्रण था। जब क्वान संरचना को छूता है तो एक छोटा रत्न चमकने लगता है। वह इसे बाहर निकालती है और उनके सामने एक तारा मानचित्र दिखाई देता है। जैसे ही वह मणि को इधर उधर घुमाती है, वह मानचित्र के रहस्यों को सक्रिय करती है और संरचना को खोलती है, जिससे एक प्रकाश पुल का पता चलता है जो उन्हें एक प्राचीन प्रयोगशाला में ले जाता है। उन्हें एक वैज्ञानिक के अवशेष मिलते हैं जो लगभग मानव जैसा दिखता है, लेकिन जब वे एक छोटे बक्से को पकड़ने के लिए उसे छूते हैं तो इमारत हिलने लगती है। प्रकाश पुल के गायब होने से ठीक पहले समूह भाग जाता है और दूसरी ओर पहुंच जाता है और पाताल में एक विशाल विदेशी शहर देखता है। इस बीच एक पुजारी आर्बिटर और मेकी को ढूंढता है जो आदेशों की अवज्ञा करने के लिए उन्हें मारने का इरादा रखता है। मध्यस्थ उसे डराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह मेकी से जल्द ही चीजों को हल करने की मांग करता है। मेकी कसम खाती है कि वह कीस्टोन्स को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन एक बार जब आर्बिटर कमरे से बाहर चला जाता है तो कॉर्टाना प्रकट होती है और कहती है कि वह जानती है कि मेकी झूठ बोल रही है। यह पता चला कि हेलो तक पहुंचने के लिए मेकी को जॉन के साथ रहना होगा। कॉर्टाना मेकी को अपनी मदद की पेशकश करती है, लेकिन बदले में वह जहाज के सिस्टम से जुड़ने का अनुरोध करती है। मेकी को कॉर्टाना के इरादों पर संदेह है, लेकिन उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। प्रशिक्षण सुविधा में सैनिक जॉन को जंजीरों से बांधने के लिए एक कोठरी में ले जाते हैं, लेकिन वह तुरंत अपना बचाव करता है और कुछ ही सेकंड में उन सभी को नीचे ले आता है। यह सब सुरक्षा कैमरों द्वारा रिकॉर्ड किया गया है और एकरसन ने इसे काई को दिखाते हुए कहा कि जॉन वाचा के लिए काम कर रहा है और वह कीस्टोन को चुराने के लिए यहाँ आया है। जब वह भाग निकला तो एकरसन रीड से तस्करी करने में कामयाब रहा। जॉन सेल छोड़ देता है और सावधानी से इधर उधर छिपता है जब तक कि उसे एक कंप्यूटर रूम नहीं मिल जाता
जहां उसका सामना काई से होता है। वह समझाने की कोशिश करता है कि एकरसन ने उसके साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन काई उस पर विश्वास नहीं करती और उससे लड़ना शुरू कर देती है। वे दोनों समान समर्थन वाले स्पार्टन हैं, लेकिन काई के पास उसका सूट है और जॉन के पास नहीं है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहा है। काई ने जॉन पर कब्जा कर लिया और उसकी पिटाई कर दी। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसके खून से लथपथ शरीर को फर्श पर छोड़ दिया। उस समय सुविधा में मौजूद कंप्यूटर विफल होने लगते हैं, क्योंकि कॉर्टाना अचानक कार्यभार संभाल लेता है। वह जॉन के सामने आती है और उसे बताती है कि वह कॉन्वेनेंट के साथ है, इसलिए उसे मेकी से जुड़ने और उसे रोकने के लिए कीस्टोन को खोजने की जरूरत है। फिर वह मार्गरेट को अपडेट देने के लिए उसके बगल में आती है और मार्गरेट उसे उनके समझौते की याद दिलाती है। कॉर्टाना को वाचा के साथ रहना होगा और मेकी की जासूसी करना जारी रखना होगा। इस बीच काई ने एकरसन का सामना किया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने प्रशिक्षण सिमुलेशन में हेरफेर किया है। जैसे ही वह एक और जोड़तोड़ वाला भाषण देता है, काई को एहसास होता है कि जॉन सच कह रहा था। एकरसन स्वीकार करता है कि उसने झूठ बोला था और काई जॉन की मदद करने के लिए आगे आता है। जॉन के बारे में बात करते हुए वह बिना किसी समस्या के सुविधा के माध्यम से आगे बढ़ता है, क्योंकि कॉर्टाना उसे सुरक्षित रखने के लिए किसी भी दरवाजे को खोलता और बंद करता है। मेकी के जहाज पर पुजारी को कॉर्टाना द्वारा भेजे गए ट्रांसमिशन का पता चलता है और आर्बिटर को मेकी को मारने का आदेश देता है। हालांकि मध्यस्थ ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और पुजारी के रक्षकों से लड़ने लगा। जैसे ही जहाज में अराजकता फैलती है, मेकी को अपना कीस्टोन चमकता हुआ दिखाई देता है और वह उसकी ओर रेंगती है। उसी समय जॉन को सुविधा में वह मिल जाता है। जॉन और मेकी की चेतना हेलो में दिखाई देती है और जॉन मेकी से वाचा की मदद न करने के लिए कहता है, क्योंकि वे मानवता को मिटा देंगे। हालांकि मेकी नहीं चाहती कि वाचा और मनुष्य हेलो को नियंत्रित करें। वह चाहती है कि जॉन उसके साथ वहां शामिल हो और दोनों जातियों को नष्ट करने के बाद एक साथ एक नई दुनिया का निर्माण करे। उस समय दोनों पक्षों के सैनिक उन पर हमला करने की धमकी देते हैं, इसलिए वे दोनों कीस्टोन को छोड़ देते हैं और परिणामी झटका सभी को दूर धकेल देता है। आर्बिटर गार्ड से लड़ना जारी रखता है और मेकी भागने के लिए कॉर्टाना को पकड़ लेता है। पुजारी उसका पीछा करता है, इसलिए कॉर्टाना उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने आ जाता है। मेकी ने मौके का फायदा उठाकर उस पर पीछे से वार किया और कॉर्टाना ने पुष्टि की कि जॉन के साथ मेकी की बातचीत के कारण उसे मानचित्र में हेलो का स्थान मिल गया है। बाद में मेकी ने आर्बिटर को उसकी छाती पर अपना प्रतीक प्राप्त करके उसका बचाव करने के लिए धन्यवाद दिया। प्रशिक्षण सुविधा में तकनीशियन कोवेनेंट बेड़े में कॉर्टाना के संचरण को ट्रैक करते हैं और मार्गरेट एकरसन को सैनिकों को हमले के लिए तैयार करने का आदेश देती है। इस बीच सैनिकों के एक झुंड ने जॉन को घेर लिया। हालांकि उन्होंने अपने जनरल के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया और चले गए। जनरल गुस्से में है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, काई ने उसे पीछे से गिरा दिया। कुछ ही क्षण बाद अनुबंध के बाद गए सैनिक पूरी तरह से नष्ट हो गए और मार्गरेट ने दूसरी टीम भेजने का फैसला किया। एकरसन विरोध करते हैं, क्योंकि वे संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन मार्गरेट का कहना है कि वह हेलो को मिलने से रोकने के लिए अपनी पूरी सेना का बलिदान देने को तैयार है। इस बीच सोरेन और लायरा हसले द्वारा लायरा को दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन जब सोरेन देखता है कि वे कहाँ हैं, तो वह तुरंत अपनी पत्नी को खींच कर ले जाता है। यह पता चला कि यह वह क्षेत्र था जहां उन्होंने बच्चों को स्पार्टन्स में प्रशिक्षित करने के लिए भेजा था और सोरेन को याद है कि केसलर हमेशा एक बनना चाहते थे। हालांकि लीरा ने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसका बेटा एक नासमझ हत्यारा बने। जब बच्चों का एक झुंड क्रूर प्रशिक्षण के लिए मैदान में आता है, तो सोरेन आने वाले सैनिकों से लड़ने के लिए कूद पड़ता है। दुर्भाग्य से जब वह लड़ रहा था, सैनिक मौके का फायदा उठाकर केसलर और लाइना को पकड़कर भाग गए। जल्द ही जॉन एकरसन को ढूंढ लेता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है, जब तक कि एकरसन यह नहीं बता देता कि उसने जॉन का सूट कहाँ रखा है। बाहर जाते समय एकरसन ने खुलासा किया कि मार्गरेट झूठी है और बेड़ा वाचा पर जिस वायरस का उपयोग करेगा वह जितना बताया गया था उससे कहीं बड़ा है। एक बार सक्रिय होने पर यह 10 लाख मील के भीतर सब कुछ चला देगा, वाचा और मनुष्य दोनों। जॉन और काई को उनके सूट मिलने के बाद जॉन एकरसन से मार्गरेट का सामना करने की मांग करता है। एकरसन ऐसा करता है, लेकिन मार्गरेट अपने गार्डों से उसे गिरफ्तार करवा देती है। यह व्याकुलता जॉन के लिए एक जहाज चुराने और हेलो की ओर उड़ान भरने के लिए पर्याप्त है। जाने से पहले वह अपने जीवित होने की पुष्टि करने के लिए कॉम के माध्यम से पूरे बेस से बात करता है, जबकि काई मिशन पर सैनिकों का नेतृत्व करता है।
अचानक जॉन अंधेरे से घिरा हुआ है और एक रहस्यमय आवाज उसे दूर की सुविधा में कुछ अंधेरे और भयावह के बारे में बताती है। भूमिगत प्रयोगशाला में टीम बॉक्स खोलती है और पता लगाती है कि उस पर सक्रिय बीजाणु हैं। जल्द ही एक प्रयोगशाला सहायक अस्वस्थ महसूस करने लगती है और वह एक सहकर्मी पर हमला करती है, उसकी गर्दन में चाकू मार देती है। उसे और अधिक क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए अन्य वैज्ञानिकों को उसे वापस खींचना होगा। इस बीच क्वान जहाज पर सोरेन से दोबारा मिलता है, जहां वह अपने परिवार को बचाने के लिए हथियार इकट्ठा कर रहा है। जब काई की टीम वाचा बेड़े के स्थान पर पहुंचती है तो एक विस्फोट उनके जहाज पर पड़ता है और उन्हें अंतरिक्ष में फेंक देता है। कुछ हताश होकर इधर-उधर तैरने के बाद वे सूट को नियंत्रित करने में कामयाब हो जाते हैं और जल्द ही एक वाचा जहाज पर उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। टीम अंदर पहुंचती है लेकिन मुश्किल से पता लगा पाती है इससे पहले कि दुश्मन उन पर हमला कर दे। वे अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन एलियंस आते रहते हैं और उनके पास बारूद की कमी होने लगती है। काई को बैकअप की आवश्यकता है लेकिन मार्गरेट ने मदद भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि वह चाहती है कि प्राथमिकता हेलो हो। मेकी देखता है कि वे इंसानों से घिरे हुए हैं और कॉर्टाना से मदद मांगता है लेकिन एआई मना कर देता है, इसलिए मेकी उसे हटाने के लिए डिवाइस को नष्ट कर देता है। दोषी महसूस करते हुए जॉन ने हेलो के बजाय काई की टीम को बचाने का फैसला किया। काई और पेरेस समूह से अलग हो जाते हैं और एलियंस के अपने हथियारों से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वे अभी भी घिरे हुए हैं। जब उन्हें लगता है कि यह खत्म हो गया है तो जॉन प्रकट होता है और अद्भुत युद्ध कौशल के साथ एलियंस को मारना शुरू कर देता है। एक बार जब सभी दुश्मन खत्म हो जाते हैं, जॉन घायल पेरेस को ले जाता है लेकिन काई कुछ पूरा करने के लिए पीछे रुक जाता है। फैसिलिटी जेल में केसलर, एकरसन और लैरा एक अन्य सेल में पागल लैब असिस्टेंट को देखते हैं लेकिन वे उससे बाहर आने वाले खौफनाक कीड़े को नहीं देख पाते हैं। बाद में जब क्वान और सोरेन पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सभी गार्ड अपनी जगह पर जमे हुए हैं। कोशिकाओं में लैरा चिल्लाती है क्योंकि प्रयोगशाला सहायक का शरीर उत्परिवर्तन कर रहा है और एक खौफनाक हाथ से सलाखों के माध्यम से पहुंचता है। सौभाग्य से एकरसन सशस्त्र है और तुरंत उसे गोली मार देता है लेकिन अन्य कैदी भी रूप बदल रहे हैं। सोरेन और क्वान चीखें सुनते हैं और उनका पीछा करते हैं, राक्षसों को मार गिराने और सोरेन के परिवार और एकरसन को बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंचते हैं। जॉन के पास वापस वह पेरेस को स्वास्थ्य इकाई के पास छोड़ देता है और बाहर कूद जाता है जबकि उसे अभी भी अपने सिर में अजीब आवाज सुनाई देती है। वह मुख्य वाचा जहाज तक पहुंचता है और उसे मेकी नहीं मिलती है लेकिन कॉर्टाना का गैजेट जमीन पर नष्ट हो जाता है। अचानक कॉर्टाना बात करती है जिससे पता चलता है कि उसने खुद को जहाज के सिस्टम में एकीकृत कर लिया है। वह जॉन को चेतावनी देती है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि जहाज टकराव के रास्ते पर है। बिना किसी हिचकिचाहट के जॉन जहाज के कंसोल को तोड़ देता है और खुद को एआई के साथ एकीकृत कर लेता है। जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है लेकिन जॉन हेलो के अंदर सकुशल जाग जाता है। प्लाज्मा ब्लेड लेने के बाद जॉन मेकी की तलाश में जाता है। उसी समय काई एक वाचा जहाज को एक वाचा आक्रमण वाहक से टकरा देता है। इससे मनुष्य को लड़ाई में बढ़त मिलती है लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी मौत भी हो जाती है। सुविधा में मार्गरेट सैनिकों को हेल्सी को लाने का आदेश देती है। मार्गरेट चाहती है कि वह जॉन से समझदारी से बात करे लेकिन हेल्सी मदद करने से इनकार कर देती है। अचानक तकनीशियन एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं जिसका मतलब है कि हेल्सी अपने साथ बीजाणु लेकर आई है। चालक दल परिवर्तन करना शुरू कर देता है और खौफनाक विदेशी हिस्सों को दिखाता है, इसलिए हेल्सी कमरे से बाहर भाग जाती है और दरवाजा बंद कर देती है जबकि मार्गरेट अराजकता में फंस जाती है। वह इसे वापस प्रयोगशाला में ले जाती है और शोध को देखते हुए अचानक ठिठक जाती है। उसकी गर्दन पर निशान से पता चलता है कि वह भी संक्रमित है। अन्य वैज्ञानिकों ने संक्रमण को तब तक रोकने के लिए उसे क्रायोजेनिक कक्ष में रखा जब तक कि उन्हें कोई इलाज नहीं मिल जाता। जैसे ही एकरसन समूह को जेल से बाहर ले जाता है, वे अधिक म्यूटेंट से घिरे होते हैं, इसलिए वे खुद को बचाने के लिए गोलियां चला देते हैं। क्वान घिरा हुआ है और अंत की प्रतीक्षा में अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन इसके बजाय मां प्रकट होती है और उससे कहती है कि केवल वह ही सभी को बचा सकती है। म्यूटेंट को फ्रीज करने वाली मदर की शक्ति के लिए धन्यवाद। क्वान भाग सकता है और बचने के लिए दूसरों के साथ फिर से जुड़ सकता है। एक बार जब सभी लोग बाहर आ जाते हैं, लैरा अंदर रहते हुए भी दरवाजा बंद कर देती है क्योंकि वह भी संक्रमित है। कुछ क्षण बाद जॉन को मेकी और आर्बिटर मिले। योद्धा अंततः अपना द्वंद्व समाप्त कर सकते हैं
और एक भयानक लड़ाई शुरू होती है। वे दोनों पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और कई तरह के वार और शॉट्स का आदान प्रदान करने के बाद जॉन आर्बिटर को नीचे गिरा देता है और प्लाज्मा ब्लेड से उसे मार देता है। तब मेकी एक प्राचीन इमारत का दरवाजा खोलता है और फिर से जॉन को साथ काम करने की पेशकश करता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलो की सतह से अचानक संरचनाओं की एक श्रृंखला उठती है। उसी समय मानव बेड़ा हेलो के वातावरण में प्रवेश करता है। मेकी इमारत में प्रवेश करती है और जॉन उसका पीछा करता है। अंततः वह एक मशीन ढूंढता है जिसकी आवाज वह अपने दिमाग में सुन रहा था।